अमीर बहू ने भर दी गरीब ससुराल की पूरी रसोई। मोहन अपने घर के बाहर आंगन में खटिया पर आराम से बैठे थे, तभी उनके घर के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी जूट की बोरियों से खचाखच भरी हुई थी। कुछ लोग राशन की बोरियां उठाकर रसोई में रख रहे थे। अरे भाई, ये सब क्या है? ये राशन यहाँ क्यों लाए हो? हमने तो कोई राशन नहीं मंगवाया। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। हम इतने सारे राशन के पैसे कहाँ से देंगे? अरे भाई, आप लोग गलत पते पर आए हो, कहीं और जाओ। इन लोगों के पास एक दिन का राशन खरीदने का पैसा नहीं है, तो इतना सारा राशन ये कैसे खरीदेंगे? ससुर जी, ये मैं लेकर आई हूँ। आखिर रानी अपने गरीब ससुराल में इतना सारा राशन लेकर कहाँ से आई, जिससे पूरी रसोई भर गई? ये जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। हाय राम जी, इस बार की गर्मी ने तो हालत खराब कर दी। ऊपर से हमारी फूटी किस्मत। पता नहीं आज मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगी। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 2 रोटियां बची। ये 2 रोटी हम 5 लोग कैसे खाएंगे? कुंती अपने टीन के छत वाले छोटे से घर की रसोई में बैठी थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वो एक एक करके राशन के पुराने एल्यूमिनियम के डिब्बे खोलती है, लेकिन सभी खाली थे। किसी में एक दाना तक नहीं था। खाली डिब्बे देखकर कुंती बहुत उदास हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कुंती उदास बैठी थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रोने से कुछ नहीं होगा कुंती। चलो, इन्हीं 2 रोटियों के 5 हिस्से कर देती हूँ। हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, कम से कम पेट की आग थोड़ी तो शांत होगी। और एक हिस्सा मेरी बहू रानी के लिए रख देती हूँ। बेचारी इतनी गर्मी में भी कितनी मेहनत करती है। कुंती कांपते हाथों से उन 2 रोटियों के 5 छोटे छोटे टुकड़े करती है। बाहर कमरे में मोहन और गौतम गर्मी से परेशान बैठे थे। गौतम बेटा, थोड़ा पानी ही पिला दे। इस साल तो गर्मी ने जैसे जान ही निकाल लेने की ठान ली है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। हाँ बाबूजी, देखिए ना, गर्मी इतनी है कि मटके का पानी भी गर्म हो गया है। गौतम मटके का पानी निकालकर मोहन को पीने को देता है। वहीं उनके घर के थोड़ी दूरी पर एक चमचमाती महंगी गाड़ी धूल भरी कच्ची सड़क पर आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से रानी उतरती है। उसने एक पुरानी फटी हुई सूती साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसकी कलाई पर एक बेहद महंगी डायमंड जड़ी हुई घड़ी थी और उंगली में एक बड़े हीरे की अंगूठी चमक रही थी। रानी जल्दी से घर के पिछले दरवाजे की तरफ जाती है। कहीं कोई देख ना ले। हे भगवान, अगर ससुर जी या माँ जी ने मुझे इस गाड़ी से उतरते देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रानी जल्दी से अपने हीरे की अंगूठी और महंगी घड़ी उतारती है और उसे अपने पुराने बैग में रख देती है। फिर वो जमीन से थोड़ी राख और धूल उठाती है और अपने चेहरे और हाथों पर लगा लेती है। फिर अपने घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाती है और अपने अलमारी में अपना बैग छुपाकर रख देती है और थकी हुई सी एक्टिंग करते हुए अंदर आती है। माँ जी, मैं काम से आ गई। बाहर तो जैसे आग बरस रही है। आ गई मेरी बच्ची, जा पहले हाथ मुंह धो ले। देख क्या हालत हो गई तेरी इस गर्मी में। मैंने तेरे लिए रोटी बचा कर रखी है। रानी हाथ मुंह धोकर आती है और जमीन पर बैठ जाती है। कुंती उसे प्लेट में वो आधी रोटी का टुकड़ा देती है। रानी, घर में आज बस यही बचा था, तू ये खा ले। रानी रोटी के उस छोटे से टुकड़े को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि घर में राशन का एक दाना नहीं है। वो उदास हो जाती है, लेकिन कुंती के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है। माँ जी, घर की रसोई में राशन खत्म हो गया है ना, आप परेशान मत होइए। मैं जहाँ बर्तन धोने का काम करती हूँ ना, वहाँ कुछ ही दिनों में मुझे पगार मिल जाएगी। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले घर के लिए ढेर सारा राशन ले आऊंगी। कुंती रोते हुए रानी के सिर पर हाथ फेरती है। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे तुझे इस तरह दूसरों के घरों में काम करने भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मैं भी क्या करूं, मजबूरी ने हमारे हाथ बांध रखे। तू रोटी खा ले बेटा। माँ जी, आपने रोटी खाई? हाँ रानी बेटा, मैंने खा ली, तू भी खा ले। आप झूठ बोल रही है ना माँ जी, मुझे पता है आपने रोटी नहीं खाई है। रानी, 2 ही रोटी बची थी, मैंने सोचा तेरे लिए रख देती हूँ। तू काम करके आई है ना, इसलिए। कुंती की बात सुनकर रानी बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर दरवाजा वो बंद करती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुंती का प्यार और ये गरीबी देखकर उसका दिल पसीज जाता है। माची मुझसे कितना प्यार करती है। वो खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिला रही, और एक मैं हूँ जो उनसे इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ। ये गर्मी, ये गरीबी, मैंने अर्जुन के प्यार के लिए सब चुना था, लेकिन अब इस परिवार का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। रानी अपनी आंखें बंद करती है और अतीत की यादों में खो जाती है। ओ मैडम, तेरा ध्यान कहाँ है? बुक तो टेबल पर रखी है। रानी मॉडर्न और महंगे कपड़ों में अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के शानदार कैंटीन में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक साधारण से लड़के पर जाती है जो लगातार रानी की तरफ ही देख रहा था। वो लड़का अर्जुन था। अरे यार देखना, वो लड़का मुझे काफी देर से देख रहा है। उसे तो मैं अभी बताती हूँ। रानी गुस्से में उठकर अर्जुन के पास जाती है। रानी को अपने पास आता देखकर अर्जुन घबरा जाता है। ए मिस्टर, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं कोई अजूबा हूँ या तुम्हें लड़कियों को घूरने की बीमारी है? जी 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 जी, नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको नहीं घूर रहा था। ओह, तो क्या इस दीवार को घूर रहे थे? नहीं, दरअसल
आपके टेबल पर जो किताब रखी है ना, एडवांस इकोनॉमिक्स की, मैं उसे देख रहा था। वो लाइब्रेरी में मिल नहीं रही थी और मैं उसे खरीद नहीं सकता। बस सोच रहा था कि अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या मैं कुछ देर के लिए उसे ले सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर रानी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो किताब उठाती है और अर्जुन को दे देती है। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम खैर ये लो किताब, तुम इसे रख सकते हो। शुक्रिया, मैं कल आपको ये वापस कर दूंगा। अर्जुन किताब लेकर कैंटीन से चला जाता है। रानी उसे जाते हुए देखती रहती है। अर्जुन की सिंप्लिसिटी रानी को छू जाती है। अर्जुन कॉलेज के बाद अपने पार्ट टाइम जॉब में चला जाता है। आज रानी का बर्थडे था, इसलिए रानी अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में पार्टी देती है। अरे वाह रानी, तुमने तो बहुत अच्छी पार्टी होस्ट की, मजा आ रहा है। बस ड्रिंक्स की कमी है। ओए वेटर, हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। रानी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा गाउन पहना था। उसके सारे अमीर दोस्त शराब पी रहे थे और नाच रहे थे। तभी एक वेटर ड्रिंक्स की ट्रे लेकर आता है। रानी की नजर वेटर पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है। वो वेटर कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। ये तो वही लड़का है, अर्जुन। ये यहाँ वेटर का काम करता है। रानी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रानी का एक अमीर और घमंडी दोस्त विक्रम नशे में झूमता हुआ अर्जुन के पास आता है और जानबूझकर उसे धक्का मारते हुए कहता है, ए छोटू, इधर आ, हमें ड्रिंक्स लाकर दे। अर्जुन विक्रम को ड्रिंक्स लाकर देता है। विक्रम अपनी ड्रिंक लेता है और अपनी जेब से 100 के कुछ नोट निकालकर हवा में उड़ा देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ये ले तेरी टिप, नीचे उसे डाले पैसे को। तुम जैसे लोगों की औकात यही होती है, हमारे पैरों के नीचे। विक्रम की हरकत देखकर पूरा हॉल में सन्नाटा छा जाता है। रानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अर्जुन शांति से नीचे झुकता है और पैसे उठा लेता है। विक्रम और जोर से हंसने लगता है। मैंने कहा था ना, तुम लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, यही औकात है तुम जैसे लोगों की। अर्जुन पैसे उठाता है और विक्रम को देता है। सर, मुझे नीचे दिखाने के लिए पैसे जमीन पर फेंकने से मेरी हैसियत छोटी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं यहाँ पूरी ईमानदारी और इज्जत के साथ पैसे कमा रहा हूँ और अपनी मेहनत की कमाई खा रहा हूँ। ये टेप आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपको तमीज खरीदने के लिए इन पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। अर्जुन की बात सुनकर विक्रम का चेहरा उतर जाता है। उसकी हंसी रुक जाती है। अर्जुन अपनी ट्रे उठाता है और वहां से चला जाता है। रानी के दिल में अर्जुन के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता है। वो अर्जुन के स्वाभिमान पर अपना दिल हार बैठती है। अगले दिन रानी अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा पढ़ रहा था। अर्जुन सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। कल रात जो तुमने किया उसने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर अर्जुन एकदम से खड़ा हो जाता है। ये आप क्या कह रही हैं रानी जी? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? बात पसंद की नहीं है। आप शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हैं और मैं एक गरीब घर का लड़का। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी अमीरों से सख्त नफरत करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक अमीर जमींदार ने धोखे से हमारी पुश्तैनी जमीन हड़प ली थी। पिताजी मानते हैं कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों का खून चूसते हैं। वो कभी किसी अमीर घर की लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप मुझे भूल जाइए। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। रानी वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। कुछ दिनों तक रानी अर्जुन की याद में रोती रहती है और कॉलेज भी नहीं आती। कॉलेज में रानी को न देखकर अर्जुन भी परेशान होता है, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। पर एक दिन रानी अपने पिता के सामने रो रही थी। पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अर्जुन से, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। पर बेटी, वो लड़का गरीब है और उसका बाप तो अमीरों को देखना तक पसंद नहीं करता। तू वहाँ कैसे रहेगी? मैं अर्जुन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ पापा। मैं गरीब बनकर रहूंगी। आप तो जानते हैं वो कितना अच्छा लड़का है। बस आप अर्जुन के पिताजी के सामने गरीब होने की एक्टिंग कर लीजिए प्लीज पापा, मेरी खुशी के लिए। अरे बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तूने किसी को अपने लिए पसंद किया है तो वो इंसान तेरे लिए अच्छा ही होगा। और मैं एक दिन के लिए तेरे लिए गरीब होने की एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ। अशोक अपनी बेटी रानी के प्यार के आगे झुक जाता है। रानी खुश होकर कॉलेज जाती है और अर्जुन से मिलती है। रानी, तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे मना करने के बाद कहीं तुमने खुद को कोई नुकसान न पहुंचाया हो। अच्छा, आपको मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन क्यों? आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते ना। हम तो कभी भी साथ नहीं हो सकते। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? इस तरह सवाल पूछ पूछ कर रानी अर्जुन को बहुत परेशान करती है। अर्जुन रानी के सवालों से तंग आकर उसे अपने दिल की बात बोल देता है। हाँ रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी शादी इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। अर्जुन का कन्फेशन सुनकर रानी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है,
अर्जुन तुम टेंशन मत लो, मैंने अपने पापा से बात कर ली। वो हमारे प्यार के लिए तुम्हारे पिताजी के सामने गरीब होने की एक्टिंग करेंगे और हम दोनों की शादी करवा देंगे। रानी की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है। फिर दोनों परिवार की मुलाकात होती है। रानी के पिता गरीब बनने का नाटक करते हैं और मोहन को रानी की सादगी पसंद आ जाती है। फिर रानी और अर्जुन की शादी हो जाती है। रानी ये सब सोच रही थी कि तभी कुंती दरवाजा ठोकती है और रानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। रानी बेटा, ओ रानी जरा यहाँ आना, थोड़ा हाथ से हवा कर दे मुझे, बिजली चली गई है। कुंती का पेट भूख से आवाज कर रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। रानी अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास की हालत देखती है और पंखा लेकर हवा करती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बस गर्मी से थोड़ा सिर घूम रहा है, तू चिंता मत कर। माँ जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख की वजह से इनकी हालत खराब हो रही है, मुझे कुछ करना होगा। रानी उठती है और पड़ोस के घर की तरफ नंगे पैर दौड़ जाती है। सड़क गर्म होने की वजह से उसके पैर जल रहे थे। वो पड़ोसन के दरवाजे पर दस्तक देती है। चाची जी, ओ चाची जी, क्या है बड़ी दोपहरी में क्यों आ गई जान खाने? मैं खाना खाकर सो रही थी, नींद खराब कर दी। चाची जी घर में राशन खत्म हो गया, माँ जी की तबीयत भूख से खराब हो रही है, क्या आप थोड़ा सा आटा दे सकती है? मैं पगार मिलते ही लौटा दूंगी। तुम्हारे घर में राशन रहता कब है जो खत्म हो गया? हमेशा तो तुम्हारी रसोई खाली रहती है, रोज रोज मांगने आ जाती हो भिखारियों की तरह। विमला की जली कटी बातों से रानी को बहुत अपमान महसूस होता है, लेकिन वो अपनी सास के लिए चुप रहती है। प्लीज चाची जी, बस थोड़ा सा आटा दे दीजिए ना। रानी की हालत देखकर विमला मुंह बनाते हुए अंदर जाती है और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा आटा लाकर रानी को देती है। रानी उसे लेकर घर आती है और एक रोटी बनाती है और उसे खिलाती है। रात में अर्जुन फैक्ट्री से मजदूरी करके घर लौटता है। वो बहुत थका हुआ था और उसके कपड़े पसीने से भीगे थे। रानी, आज खाने में क्या है? बहुत तेज भूख लगी है। जी घर में तो कुछ भी नहीं है, रसोई में राशन का एक दाना नहीं है, पूरी रसोई खाली, इसीलिए मैं कुछ बना नहीं पाई। रानी की बातें सुनकर अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और अपनी जेब से 200 रुपए का एक नोट निकालता है। आज उसे दिहाड़ी में यही मिला था। ये लो, आज बस इतने ही पैसे मिले हैं, चलो राशन की दुकान से कुछ ले आते हैं। अर्जुन और रानी दोनों राशन की दुकान पर जाते हैं। दुकानदार एक घमंडी आदमी था। लाला जी, ये 200 रुपए का थोड़ा चावल, दाल और आटा दे दीजिए। ये ले। लाला जी, क्या आप थोड़े से चने उधार दे सकते हैं? माँ जी को चने बहुत पसंद है, मैं वादा करती हूँ अगले हफ्ते पैसे दे दूंगी। उधार? अरे भागो यहाँ से भिखारी कहीं के, जब देखो उधार मांगने आ जाते हो। तुम्हारा बाप मोहन जो बड़ी बड़ी बातें करता है और यहाँ बहू बेटे भीख मांग रहे हो। दुकानदार को रानी से बदतमीजी करता देखकर अर्जुन का खून खौल उठता है और वो आगे बढ़ता है। लाला, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हमने तुमसे उधार मांगा था, कोई भीख नहीं है। मेरा सामान दो और ये पैसे लो, अपने चने अपने पास रख। अर्जुन सामान उठाता है और रानी का हाथ पकड़कर गुस्से में वहां से घर चला जाता है। घर आने के बाद रानी खाना बनाती है। गर्मी और चूल्हे की आंच से रानी पसीने से लथपथ हो जाती है। तभी बाहर से गौतम आता है। वो भी पसीने से तरबतर था और वो अपने हाथ में एक पुराना गमछा लेकर उसे हवा कर रहा था। अरे उफ, ये गर्मी, अरे मेरा तो बुरा हाल हो गया है। भाभी खाने में क्या बनाया है? भाभी जल्दी से खाना दो ना, भूख लगी है। गौतम के कहने पर रानी सभी को खाना निकाल कर देती है। उसने खाने में दाल रोटी बनाई थी। दाल रोटी देखकर सभी का मुंह उतर जाता है और गौतम मुंह बनाकर कहता है, ये क्या भाभी, आज भी वही दाल रोटी? आज तो राशन आया था ना, फिर आपने सिर्फ ये सादी रोटी और पानी जैसी दाल क्यों बनाई है? देवर जी मैं क्या करूं, घर में राशन नहीं था, थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से हमने चावल दाल और आटा खरीदा था। रानी और गौतम बात कर रहे थे तभी मोहन घर के अंदर आता है। वो एक पुरानी चारपाई पर बैठता है और मिट्टी के मटके से एक गिलास ठंडा पानी पीता है। वो गौतम और रानी की बातें सुन लेता है। गौतम, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो इस गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर हमारे लिए खाना बनाती है। मैं जानता हूँ पिताजी, लेकिन रोज रोज दाल रोटी खाकर मैं परेशान हो गया हूँ। बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। एक बार तू कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लेगा तो तुझे भी अच्छा खाने को मिलेगा। अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें जो रूखा सूखा है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। गरीब लोगों को हर कदम पर समझौता करना ही पड़ता है। जी पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। रानी मुस्कुराकर एक रोटी गौतम की थाली में परोस देती है, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार की इस हालत को देखकर दर्द साफ झलकता है। सभी खाना खाते हैं। फिर अर्जुन चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। वो बहुत उदास और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रानी उसके पास आकर बैठती है। रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या जिंदगी दी है? तुम्हें यहाँ गर्मी और गरीबी की मार झेलनी पड़ रही है, दूसरों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तुम एक राजकुमारी थी और मैंने तुम्हें एक नौकरानी बना दिया। मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जाती।
क्या बात कर रहे हो अर्जुन, प्यार में कोई अमीर गरीब नहीं होता। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। ये बुरे दिन भी कट जाएंगे, तुम चिंता मत करो। रानी अर्जुन को बहुत ही प्यार से संभालती है। अगले दिन सुबह रानी फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने घर से निकलती है और अपने गांव के बाहर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक शानदार एसी वाली कार उसके सामने रुकती है। मैडम जी, आप अंदर बैठ जाइए। रानी कार में बैठती है। एसी की ठंडी हवा से उसे गर्मी से राहत मिलती है। थोड़ी देर में कार एक बहुत बड़े घर के सामने रुकती है। बहुत दिनों बाद अपने घर को देखकर रानी को अच्छा लगता है और रानी को देखकर उसकी माँ दौड़कर उसके पास आती है। मेरी बच्ची कैसी है तू? ये क्या हाल बना रखा है? गरीबी में कैसे जी रही है तू? मुझे तो तेरी चिंता खाए जाती है। क्या वो लोग तुझे ठीक से रखते हैं? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे, वो मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही मानते हैं। भले ही वो आधा पेट खाना खाएं, लेकिन वो मुझे भूखा नहीं सोने देते। उन्होंने कभी मुझे बहू नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटी माना है। और अर्जुन, वो कैसा है? अर्जुन वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं माँ। अभी कुछ दिनों में उसके एग्जाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एग्जाम में जरूर पास हो जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रानी के पिता अशोक दूर खड़े अपनी बेटी की सारी बातें सुन रहे थे। फिर वो भी रानी के पास आते हैं। चलो, ये जानकर खुशी हुई कि तेरे ससुराल वाले तुझे प्यार करते हैं और अर्जुन अपनी शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। हमें बस तेरी खुशी चाहिए बेटा। रानी कुछ देर अपने मम्मी पापा के साथ वक्त गुजारती है। फिर बातें करने के बाद वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों में गांव में एक खास पूजा शुरू हो जाती है। लोगों के घर में राशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन मोहन के घर की रसोई खाली पड़ी हुई थी। कुंती घर के आंगन में बैठकर पेड़ की छांव में कपड़े सिल रही थी। तभी उसका ध्यान विमला के घर की तरफ जाता है, जहां टेम्पो से राशन उतर रहा था। हे भगवान, सभी लोगों की रसोई राशन से भर रही है। एक हमारी रसोई है। यहाँ राशन के नाम पर कुछ नहीं। पता नहीं हमारी रसोई कभी भरेगी या नहीं। गांव में सभी लोग पूजा की तैयारी करने के लिए अपने घर में पकवान बना रहे थे। लोगों की तैयारी देखकर कुंती को अपने हालात पर दुख होता है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं। उनके हाथों में पूजा की थाली थी। विमला देख, कुंती इतनी धूप में सिलाई कर रही है और इसकी रसोई से तो चूल्हा जलने का कोई धुआं नहीं उठ रहा। अरे शांति, धुआं तो तब उठेगा ना जब घर में कुछ पकाने को होगा। हमारे गांव में इतनी बड़ी पूजा है, सबके घरों में पकवान बन रहे हैं, पूरियां तल रही हैं, पर इसके घर से ना तो घी की खुशबू आ रही है ना ही मसालों की। तुम भी किससे घी और खाने की उम्मीद कर रही हो? इनके घर की रसोई तो हमेशा सूनी रहती है। भगवान जाने ये लोग इस गर्मी में बिना खाए पिए कैसे जिंदा है। कुंती को देखकर पड़ोस की औरतें चुगली करने लगती हैं और कुंती ये सब सुनकर अंदर तक टूट जाती है। वो अपने आंसू रोक नहीं पाती और साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछती है। तभी रानी बाहर से घर में आती है। वो भी पड़ोसियों की बातें सुन लेती है। उसका खून खौल उठता है। चाची, आपको पकवानों की इतनी पड़ी है तो जाइए अपने घर में जाकर पकवान खाइए। हमारे घर के हालात देखकर आपको चुगली करने की जरूरत नहीं है। जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। रुक जा बहू, रुक जा। इनसे लड़कर क्या मिलेगा? इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। हमारे हालात ही ऐसे हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबी में इज्जत तो ऐसे ही नीलाम होती है। तू शांत हो जा और अंदर चल। कुंती की बात मानकर रानी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। रानी देख नहीं पा रही थी कि उसके ससुराल को एक एक दाने के लिए कैसे तरसना पड़ रहा है। रानी अपने कमरे में जाती है। कमरे में एक पुराना पंखा धीरे धीरे चल रहा था, जो हवा से ज्यादा गर्म लू फेंक रहा था। रानी पसीने से तरबतर हो गई थी। अब बस बहुत हो गया है। अपने घर वालों को ऐसे परेशान होते हुए मैं नहीं देख सकती। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। रानी गुस्से में अपनी अलमारी खोलती है और अपने पुराने बैग में से अपना ब्रांडेड स्मार्टफोन निकालती है। वो पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर एक नंबर डायल करती है। हेलो मैनेजर अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए मैडम, आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? आप जो कहेंगे वही होगा। अंकल, मुझे घी, मक्खन, चावल, दाल, आटा, तेल, महंगे मसाले, बादाम, अखरोट और बासमती चावल, हर वो चीज चाहिए जो एक रसोई में होती है। हमारी शॉप की सबसे प्रीमियम क्वालिटी का राशन मेरे ससुराल भिजवाइए। बिल्कुल मैडम, मैं अभी सबसे अच्छे ब्रांड का राशन ट्रकों में भरवा कर भिजवा देता हूँ। नहीं, यही तो ध्यान रखना है। कोई भी सामान ब्रांडेड पैकेट में नहीं होना चाहिए। सारा राशन जूट की बोरियों में भरकर भेजिएगा। और हाँ, कोई ट्रक नहीं आना चाहिए। सारा सामान आप बैलगाड़ियों में लाद कर भिजवाइएगा। मेरे ससुराल वालों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि राशन कहाँ से आया है। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। मैं कल ही सब भिजवाता हूँ। मैनेजर से बात करके रानी फोन काट देती है। उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। रात में रानी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। तभी अर्जुन काम से घर लौटता है। उसके हाथ में 2 पके हुए आम थे। रानी देखो मैं क्या लाया हूँ। मेरे फैक्ट्री के बाहर आम का बड़ा पेड़ है। आज दोपहर में आंधी आई थी तो 2 आम पेड़ से गिरे थे। मैं वही उठाकर लाया हूँ। आज हम सब मिलकर आम और रोटी खाएंगे।
अर्जुन की बात सुनकर रानी मुस्कुराती है। वो आम काटती है और रोटियों के साथ सबको आम परोसती है। सब लोग मजे से आम और रोटी खाते हैं। इतनी गर्मी में भी उनके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। हम अमीर लोग बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाकर भी इतने खुश नहीं होते जितनी ये लोग छोटी सी चीज खाकर खुश हो जाते हैं। रानी अपने ससुराल वालों को इतना खुश देखकर प्यार से मुस्कुराती है। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन रानी घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक घर के बाहर बैलों के गले में बधी घंटियों की आवाज आने लगती है। ये इतनी सारी बैलगाड़ियों की घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? एक के बाद एक 4-5 बैलगाड़ियां आकर मोहन के घर के सामने रुकती हैं। बैलगाड़ियां जूट की बोरियों से खचाखच भरी हुई थी। कुछ लोग बोरियां लेकर मोहन के घर के अंदर जाकर रसोई में रखते हैं। अरे भाई, ये सब क्या है? ये राशन यहाँ क्यों लाए हो? हमने तो कोई राशन नहीं मंगवाया। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। हम इतने सारे राशन के पैसे कहाँ से देंगे? अरे भाई, आप लोग गलत पते पर आए हो, कहीं और जाओ। इन लोगों के पास एक दिन का राशन खरीदने का पैसा नहीं, तो इतना सारा राशन ये कैसे खरीदेंगे? ससुर जी, ये मैं लेकर आई हूँ। लेकिन रानी बेटा, तू इतना सारा राशन कहाँ से लेकर आ गई? इससे हमारी रसोई भर गई। मोहन रानी से सवाल करता है। तभी मैनेजर, जो नॉर्मल देहाती कपड़े पहनकर आए थे, वो आगे आते हैं और शांति से कहते हैं, नहीं जी, हम बिल्कुल सही पते पर आए हैं। ये राशन मोहन जी के घर का ही है। लेकिन भाई, हमने तो कोई राशन नहीं मंगवाया। हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हम लोग इतना सारा राशन कैसे खरीदेंगे? और रानी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? पड़ोसियों, आप लोग अपने काम से काम रखिए। हमारे घर के मामलों में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। ये राशन हमारा ही है। बहू, ये राशन कहाँ से आया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। पिताजी, आपको तो पता है कि कल मैं रात भर जाग रही थी। दरअसल मैंने कल रात भर जाकर दूसरे गांव के सरपंच के कई सालों की उलझे हुए बही खाते और अकाउंट्स चेक किए थे। मैंने उनका पूरा हिसाब किताब साफ और स्पष्ट किया था। तो वो मेरे काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर ये सारा राशन हमारे घर भिजवा दिया। मोहन और कुंती ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। कुंती के घर में इतना सारा राशन देखकर विमला, शांति और दूसरे पड़ोसी मुंह लटकाए अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पूरी रसोई राशन से भर जाती है। बहू, आज तूने हमारी रसोई भर दी। तू सिर्फ हमारे घर की बहू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। जहाँ एक तरफ रानी के ससुराल वाले बहुत खुश थे, वहीं अर्जुन रानी का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे खींच कर ले जाता है। वो हैरान होकर रानी की तरफ देखता है। रानी, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने झूठ क्यों बोला पिताजी से? मैं जानता हूँ कि तुमने राशन कहाँ से मंगवाया है, लेकिन तुमने ये रसोई क्यों भरी? अर्जुन, तुम जानते हो ना, मैं हमारे परिवार को उदास नहीं देख सकती। कल जब उन औरतों ने माँ जी को ताने मारे तो उनका रोना मुझसे सहन नहीं हुआ। इस गर्मी में घर वाले सिर्फ सूखी रोटी खाकर सो रहे थे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन रानी, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ। मेरे एग्जाम आने वाले। मैं अपने मालिक से एक्स्ट्रा काम भी मांगा था। माना कि मुझे काम नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह हम पर एहसान करो। ये एहसान नहीं है अर्जुन, ये मेरा प्यार है। आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। और तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रानी के समझाने पर अर्जुन शांत हो जाता है। रानी बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी रसोई में से तरह तरह के मसालों और शुद्ध घी की महक उठ रही थी। रानी खाना बना रही थी, तभी गौतम पढ़ाई करके आता है। खाने की खुशबू से उसका चेहरा भी खिल जाता है। अरे वाह भाभी, आज तो बहुत कुछ ही अच्छा बन रहा है। क्या बनाया है? आज मैंने राजमा चावल, फ्राइड राइस, छोले और गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पूरा परिवार एक साथ खाना खाने के लिए बैठता है। बहुत दिनों बाद सब लोग पेट भरकर अच्छा खाना खाते हैं। बहू, तेरी वजह से आज हमारी रसोई भर गई। इतना अच्छा खाना खाकर तो मजा आ गया। ऐसे दिन गुजरते हैं। कुछ दिन तक रानी अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। फिर एक दिन मोहन एक चावल की बोरी से चावल निकाल रहा होता है कि तभी उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा आता है। वो कागज को खोलता है। उस पर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उसे शक होता है। चावल की बोरी में से ये पर्ची कैसे निकली? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये सोचकर मोहन उस पर्ची को लेकर अपने घर के पास ही रहने वाले एक पढ़े लिखे लड़के कमल के पास जाता है। बेटा, जरा देखकर बताना, इस पर क्या लिखा है? चाचा जी, ये तो किसी बहुत बड़े स्टोर का बिल है। इसमें राशन का पूरा हिसाब है और ये पूरे 1.5 लाख रुपए का बिल है। कमल की बात सुनकर मोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 1.5 लाख? 1.5 लाख रुपए का राशन? इसका मतलब बहू ने मुझसे झूठ बोला है। यह सोचकर मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में तेज कदमों से घर की तरफ लौटता है। रानी, ओ रानी, बहू बाहर आ। रानी और कुंती घबराकर रसोई से बाहर आती हैं। मोहन बिल रानी के मुंह पर फेंकते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या है? 1.5 लाख का राशन? तूने मुझसे झूठ बोला कि तूने सरपंच का काम किया है। सच सच बता,
तूने चोरी की है या किसी के सामने हाथ फैलाए हैं? बोल। मोहन के गुस्से से डरकर रानी फूट फूट कर रोने लगती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। तभी अर्जुन वहां आ जाता है और बीच बचाव करता है। पिताजी, रानी ने कोई चोरी नहीं की है और ना ही कोई भीख मांगी है। रानी इस शहर के सबसे बड़े और अमीर आदमी की बेटी है। ये सुनते ही मोहन और कुंती के होश उड़ जाते हैं। वो पत्थर की मूर्त की तरह खड़े रह जाते हैं। हाँ पिताजी, ये सच है। इसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने करोड़ों की दौलत, अपनी महल जैसी जिंदगी छोड़कर इस गरीबी में आ गई। ये राशन उसी ने अपने पैसों से मंगवाया है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। नहीं ससुर जी, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए मुझे आपसे झूठ बोलकर उससे शादी करनी पड़ी। ससुर जी, अमीर घर से होने का मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। ये तो इंसान इंसान का फर्क है। मुझे ये सब नहीं पता। तुमने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। कुंती मोहन को रोकने की कोशिश करती है। ऐसा मत कहिए जी, वो हमारी बहू है। मैंने कह दिया ना, जिसने मुझे धोखा दिया उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। रानी रोते हुए अर्जुन की तरफ देखती है। पिताजी, आप ऐसे रानी को घर से नहीं निकाल सकते। ये बेचारी अपने प्यार के लिए इतने दिनों से हम लोगों के साथ गरीबी की मार झेल रही थी, भूखे पेट सो रही थी, कभी इसने उफ तक नहीं किया। और ये राशन भी वो इसीलिए लेकर आई क्योंकि वो माँ की खाली रसोई देखकर रोते हुए नहीं देख सकती थी। अर्जुन की बात सुनकर मोहन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ दिनों तक मोहन रानी और अर्जुन से बात नहीं करते हैं, लेकिन रानी अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखती है। वो उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। और एक रात, अर्जुन, ससुर जी मुझसे कब तक गुस्सा रहेंगे? पता नहीं रानी, वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात हो गई है, तुम सो जाओ। इतना कहकर अर्जुन सो जाता है, लेकिन रानी चुपचाप मोहन और कुंती के पास आती है। दोनों चारपाई पर सो रहे थे, उन्हें गर्मी लग रही थी। रानी अपने सास ससुर को हाथ वाले पंखे से हवा करती है, फिर कुंती के पैरों में तेल लगाकर धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगती है। लेकिन मोहन के उठने की आहट होती है तो रानी वहां से जाने लगती है। बहू रुक जा बेटी। रानी चौंक कर पीछे हटती है। उसे लगता है ससुर जी फिर डांटेंगे। तुझे भागने की जरूरत नहीं है बेटी। मुझे पता है कि तू हमेशा हमारी सेवा करती है। तूने अपने घर वालों को छोड़कर हमारे लिए इतने कष्ट सहे हैं। इतनी अमीर होने के बाद भी तू हमारे लिए गरीबी की मार झेल रही है। सच में तुझसे अच्छी बहू हमें कहीं नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं ससुर जी, आप ऐसा मत कहिए। रानी मुस्कुराती हुए कुंती के पैर दबाती है। मोहन की सारी नाराजगी खत्म हो गई थी और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते।